हेलो एवरीवन, अध्ययन एक्स में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्हों के बारे में। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और यहाँ एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछे जाते हैं। आज हम जानेंगे सारे जितने भी उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह हैं, सभी प्रतीक चिन्हों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य कैसे बना और कब बना। तो उत्तराखंड राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को बना था। 9 नवंबर 2000 को जब ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तो इसका नाम था उत्तरांचल। और ये भारतीय गणतंत्र का 27वां और हिमालयी राज्यों में 11वां राज्य था। उत्तरांचल राज्य को उत्तराखंड नाम कब दिया गया? ये दिया गया 1 जनवरी 2007 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड नाम दिया गया उत्तरांचल को। उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड कब किया गया? 1 जनवरी 2007। इसके बाद जब 2001 में इसका गठन हो गया था उत्तरांचल का, तो जो प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार ने प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया था। तो आज हम इन्हीं प्रतीक चिन्हों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला प्रतीक चिन्ह है जो, वो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है। आपने देखा होगा जितने भी उत्तराखंड राज्य के जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं या कोई भी दस्तावेज है, उसमें ये साइन आपने ज़रूर देखा होगा। ये वाला साइन है। ये साइन अपने हर डॉक्यूमेंट में देखने को मिलेगा आपको। इसको बोलते हैं उत्तराखंड राज्य का राज्य चिन्ह। तो ये राज्य चिन्ह है। इसमें इसके बारे में जानते हैं। ये शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो राज्य चिन्ह होता है। यानी कि ये आपने अगर देखा होगा कि डॉक्यूमेंट में ये होता है, जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर नहीं देखा तो अगर आपके पास अब कोई डॉक्यूमेंट आए तो आप ज़रूर देखें, उसमें ये साइन आपको मिलेगा। ये है उत्तराखंड राज्य का राज्य चिन्ह। तो ये जो चिन्ह है ये है हीरे के आकार का, यानी समचतुर्भुज। ये हीरे के आकार का इस तरह का ये चिन्ह है, आपको इसमें दिख रहा होगा। तो राज्य चिन्ह में ये 3 पर्वत चोटियां दिखाई देती हैं, जिसमें बीच वाली सबसे ऊंची और लाल पृष्ठ पर अशोक की लाट अंकित है। यानी कि ये जो है लाल पृष्ठ, इसकी बात हो रही है, यहाँ पर अशोक की लाट है। अशोक की लाट है और यहाँ नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और ये जो 4 यहाँ दिख रही हैं, वो 1 2 3 4, ये जो हैं ये नदियों को दर्शाती हैं। नदियाँ कौन सी? गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदी। उसके बाद ये देखिए, राज्य चिन्ह के बाद राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जल धाराएं नीले रंग में दिखाया गया है। ये जल धाराएं राज्य की गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदियों को दर्शाती हैं। जो ये पृष्ठ का लाल रंग है वो शहीद राज्य आंदोलनकारियों, जो आंदोलनकारी शहीद हो गए थे इस राज्य के लिए, उनके रक्त का प्रतीक है ये। और ये जो वाइट कलर है, आप सबको पता होगा कि जो सफ़ेद रंग होता है वो होता है शांति का प्रतीक है। तो उत्तराखंड वासी जो हैं, उत्तराखंड के लोग काफ़ी शांत प्रवृत्ति के होते हैं, तो इसलिए ये वाइट रंग का है और ये शांति का प्रतीक है। सबसे नीचे आप देखेंगे इसमें उत्तराखंड राज्य, नीले रंग से उत्तराखंड राज्य लिखा हुआ है, ये भी इसी का पार्ट है। तो ये प्रतीक चिन्ह जो है उत्तराखंड शासन के सभी दस्तावेजों में होता है, यानी कि जो भी जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हैं ये आपको सब में देखने को मिलेगा। तो उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह जो पुस्तक है, उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह पुस्तक, वो किसने लिखी है? उनके लेखक का नाम है जगमोहन रौतेला। तो ये है आपका उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। यहाँ पर आपको दिख रही है ये अशोक की लाट है, ये सत्यमेव जयते है जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये जो लाल रंग है ये शहीद आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है और सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। ये 4 जो आपको दिख रही हैं ये नदियाँ दर्शा रही हैं। नदियाँ कौन सी? गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदी। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य गीत की। उत्तराखंड राज्य गीत है हमारा उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड का राज्य गीत कब लिखा गया था? 6 फरवरी 2016 को हेमंत बिष्ट जी के द्वारा लिखा गया था। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? लक्ष्मण सिंह बटोही। राज्य गीत में आवाज़ किसने दी है, यानी इसको किसने गाया है? इसको गाया है श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी व अनुराधा निराला जी ने। नरेंद्र सिंह नेगी जी को तो आप जानते हैं, उत्तराखंड के एक लोकप्रिय गायक हैं, और अनुराधा निराला जी ने इसको आवाज़ दी है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य पशु यानी कस्तूरी मृग की। कस्तूरी मृग को आप देख रहे होंगे, ये है जो फोटो में, ये कस्तूरी मृग है। कस्तूरी मृग के आपको दिखाई दे रहा होगा कि सींगें नहीं है और इसमें आपको येलो कलर के स्पॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। ये इसकी विशेषताएं हैं, स्पेशलिटी है इसकी। और इसके जो ये टीथ हैं, इसके पास खुद की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, ये जो बड़े बड़े दांत हैं, 2 नुकीले दांत होते हैं।
और इसके जो पीछे के पैर होते हैं, आप देख रहे होंगे आगे के पैर की तुलना में पीछे के पैर जो हैं वो लंबे हैं, यही इसकी विशेषता है। तो अब यहाँ देखते हैं, कस्तूरी मृग को हिमालयन का मस्क डियर भी कहा जाता है। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में कहाँ पाया जाता है? 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग की उत्तराखंड में कितनी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल व मोसिडे परिवार का सदस्य है। कस्तूरी मृग बहुतायत में केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी में पाया जाता है। मतलब ये अधिकतर केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी में पाया जाता है। कस्तूरी मृग राज्य के अलावा और कहाँ पाया जाता है? यानी उत्तराखंड राज्य के अलावा ये हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और कश्मीर में भी पाया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कस्तूरी मृग की विशेषता। जैसा मैंने आपको बताया कि कस्तूरी मृग का रंग जो है वो भूरा होता है और उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये येलो येलो कलर के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं और इसमें इसका रंग है भूरा, और इसमें पीले रंग के धब्बे हैं। कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर और इसके 2 बाहर निकले नुकीले दांत होते हैं। मृग की ऊंचाई कितनी होती है? इसकी ऊंचाई होती है 20 इंच। और कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते हैं, इसमें खुद की रक्षा के लिए यानी आत्मरक्षा के लिए 2 नुकीले दांत होते हैं। कस्तूरी मृग के पीछे के पाँव जो होते हैं वो आगे के पाँव की अपेक्षा लंबे होते हैं, यानी पीछे के पाँव आगे के पाँव की तुलना में लंबे होते हैं। कस्तूरी मृग की विशेषता यह है कि वह अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है, मतलब वो जहाँ रहता है वहीं रहता है, वो कहीं और नहीं जाता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग जो है वो जुगाली करने वाला मृग है। जुगाली यानी जैसे गाय को देखा होगा आपने, वो जुगाली करती है घास खाने के बाद, तो वैसे ही ये कस्तूरी मृग है वो भी जुगाली करता है। और कस्तूरी मृग की एक विशेषता ये है कि उसकी सूंघने की शक्ति काफ़ी तेज होती है, वो दूर से भी काफ़ी मतलब तेज़ी से उसको बहुत सूंघ लेता है वो। कस्तूरी मृग की औसत आयु मतलब वो कब तक जीता है? लगभग 20 वर्ष तक वो जीता है। मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि 6 महीने की होती है। और कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन है केदारपाती। यहाँ पे जो आप फोटो देख रहे हैं ये केदारपाती की है, तो ये इसका मुख्य भोजन है। कस्तूरी मृग का भोजन है केदारपाती, मुख्य भोजन। कस्तूरी जो है वो नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है। जो कस्तूरी है वो कहाँ से मिलती है? नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है। कस्तूरी जो है वो मादा मृग में नहीं मिलती है, वो सिर्फ नर मृग में मिलती है। अर्थात कस्तूरी, हाँ, ये कस्तूरी यानी केवल नर मृग में पाई जाती है। और एक मृग में कस्तूरी कितने गैप में मिलती है? 3 से 3 साल के गैप में मिलती है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि हर साल कस्तूरी आपको मिल रही है, वो 3-3 वर्ष के अंतराल में आपको मिलेगी। और कितनी मिलेगी? वो मिलेगी 30 से 45 ग्राम तक, इतनी हम प्राप्त कर सकते हैं 3-3 साल के गैप में। कस्तूरी जो है वो 3 प्रकार की होती है। पहली है नेपाल की कस्तूरी यानी कपिल, जिसका नाम है कपिल। नेपाल की कस्तूरी का नाम है कपिल। दूसरी है कश्मीर की कस्तूरी जिसको बोलते हैं पिंगल। और फिर आता है सिक्किम की कस्तूरी जिसको बोलते हैं कृष्ण। ये जो कस्तूरी होती है वो काफ़ी औषधि उद्योग में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है इसका। तो ये इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो दमा, मिर्गी, टाइफाइड, हृदय संबंधी अन्य रोग होते हैं उनकी दवाई बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी उसका इस्तेमाल किया जाता है दवाई बनाने के लिए। और ये एक प्राकृतिक रसायन है। रासायनिक रूप में कस्तूरी को बोलते हैं मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल। क्या बोलते हैं? मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल। इसके बाद हम बात करते हैं कस्तूरी मृग संरक्षण की। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग की स्थापना की गई। उसके बाद मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1977 में की गई, जो कहाँ स्थित है? बागेश्वर जिले में स्थित है। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग है अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। जो कस्तूरी मृग हैं वो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में। और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। चमोली जिले के कांचूला खर्क में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। राज्य में वन्यजीव गणना 2005 के अनुसार कितने कस्तूरी मृग थे? 279 कस्तूरी मृग थे 2005 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के राज्य पुष्प की, जो है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। कितनी मीटर की ऊंचाई पे मिलते हैं? ये 4800 मीटर से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर ये मिलते हैं। और ब्रह्मकमल का जो फूल है वो एसिटेरेसी कुल का पौधा है। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसूरिया अबबेलिटा। इसका वैज्ञानिक नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबबेलिटा। और ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में बोला जाता है कौलपदम। क्या बोला जाता है? कौलपदम।
और हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मकमल को दूधा फूल कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में कहते हैं दूधा फूल और स्थानीय भाषा में इसको बोला जाता है कौलपदम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसूरिया अबेलेटा। और ब्रह्मकमल का फूल कौन से कुल का पौधा है? एस्टेरेसी कुल का पौधा है। कश्मीर में ब्रह्मकमल को गलगल कहा जाता है। देखिए, इसको हर जगह अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, तो ये नाम आपको याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। अगला है ब्रह्मकमल की अन्य प्रजातियों में कौन कौन सी प्रजातियां यहाँ हैं, तो वो है फेन कमल और कस्तूरा कमल। फेन कमल और कस्तूरा कमल, ये दो प्रजातियां भी यहाँ पाई जाती हैं। इसके बाद है महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है, क्योंकि इससे बहुत सुगंध आती है, तो इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है। और नेपाल में ब्रह्मकमल को क्या बोला जाता है? टोप गोला बोला जाता है। ब्रह्मकमल के विश्व में 210 प्रजातियां हैं और उत्तराखंड राज्य में 34 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। ब्रह्मकमल कहाँ पाया जाता है? राज्य में फूलों की घाटी, केदारनाथ व पिंडारी हिमनद आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। ब्रह्मकमल माँ नंदा का प्रिय पुष्प है और नंदाष्टमी को तोड़े जाने का इसका महत्व है। ब्रह्मकमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं ब्रह्मकमल है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्मकमल की विशेषता की। ब्रह्मकमल जो है वो बैंगनी रंग का होता है और ये पुष्प गुच्छ के रूप में खिलता है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा एक साथ खिल रहा है। ये पुष्प गुच्छ, जैसे हम फूलों का गुच्छा बनाते हैं तो ऐसा हो जाता है, तो ये अकेला फूल ऐसे गुच्छे के रूप में खिल रहा है। तो ब्रह्मकमल का फूल जो खिलने का समय है इसका, वो है जुलाई से सितंबर तक। ये जुलाई से सितंबर तक खिलता है। ब्रह्मकमल के पौधे पर एक वर्ष में एक ही फूल आता है। ये इसमें सिर्फ अब ये फूल आया हुआ है, तो इसके अलावा इसमें कोई फूल नहीं आएगा। जैसे हम कोई और फूल देखें तो उसमें कई फूल आते हैं एक साथ, तो ब्रह्मकमल में सिर्फ एक ही फूल आता है एक वर्ष में। ब्रह्मकमल का पुष्प जो है वो आधी रात को खिलता है, यानी अर्धरात्रि में खिलता है। ब्रह्मकमल के पौधों की जो जड़ होती है उसको हड्डी के उपचार में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य वृक्ष की, जो है बुरांस। बुरांस के पेड़ में ये फूल देख सकते हैं आप, कितने सुंदर हैं। तो बुरांस वृक्ष जो है 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है और इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। ये बुरांस जो है वो है एरिकेसी कुल का वृक्ष है और इसे हिमाचल प्रदेश में कहते हैं बुरांसो और कन्नड़ में इसको कहते हैं बिली। और ये बुरांस जो है नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प भी है और नेपाल वाले इसको क्या बोलते हैं? गुरांस। गुरांस को नेपाल में बोला जाता है गुरांस। बुरांस हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पुष्प भी है। ये उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पुष्प है। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का ये राज्य पुष्प है और जो उत्तराखंड राज्य का है ये वृक्ष है। इसके बाद हम बात करते हैं बुरांस वृक्ष की विशेषता। ये जो आप देख रहे हैं ये बुरांस का फूल है। बुरांस फूलों का रंग चटक लाल होता है और सफ़ेद रंग के बुरांस 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये लाल रंग के बुरांस हैं और जो सफ़ेद रंग के बुरांस हैं वो 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बुरांस के फूलों का खिलने का जो समय है वो है फरवरी से अप्रैल तक। बुरांस के फूल में मिथेनॉल होता है जो डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके फूलों का जूस भी बनता है, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी विलुप्त हो गए हैं। फिर भी इसको संरक्षण के बाद भी ये काफ़ी विलुप्त हो गए हैं। वन अधिनियम 1974 के तहत इसको संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड का राज्य पक्षी। उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल और मोनाल काफ़ी सुंदर पक्षी है और ये काफ़ी शर्मीला भी होता है। अगर इसके सामने कोई आता है तो ये झाड़ियों में छुप जाता है फटाफट से। राज्य गठन के बाद मोनाल को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। राज्य गठन के बाद मोनाल को जो है वो राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। और नेपाल का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो भी कौन है? मोनाल। डफिया मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है। डफिया भी मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है। डफिया जो होता है वो नर पक्षी होता है और जो ये मोनाल है वो मादा पक्षी है। डफिया भी इसी मोनाल परिवार से संबंधित है, लेकिन वो नर है और जो ये मोनाल है ये मादा है। मोनाल को स्थानीय भाषा में मनियाल भी कहते हैं और मोनाल भी कहते हैं। मोनाल पक्षी कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? ये पाया जाता है 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये पाया जाता है। मोनाल फासियानिडे परिवार का पक्षी है। कौन से परिवार का पक्षी है? फासियानिडे परिवार का ये पक्षी है। मोनाल की 4 अन्य प्रजातियां इपेलेस, स्केलेटरी ल्यूरी एवं ल्यूफोफोरस एंस आदि भी पाई जाती हैं। ये 4 प्रजातियां भी यहाँ पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मोनाल। मोनाल
को क्या कहते हैं? सुनाल। मोनाल को कश्मीर में सुनाल और हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु और सिक्किम में मोनाल को चामदोंग कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोनाल के लिए भूटान में बूप, वो नेपाल में डंगन कहा जाता है। राज्य के अलावा मोनाल कहाँ कहाँ पाया जाता है? मोनाल पाया जाता है असम, कश्मीर, हिमाचल व नेपाल में भी ये पाया जाता है। ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर है। इसके बाद हम बात करते हैं मोनाल पक्षी की जो विशेषताएं हैं। मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाती है, ये किसी चट्टान या पेड़ के छेद में अंडे देती है। मतलब ये बाकी पक्षियों की तरह अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये किसी चट्टान में रहती है या पेड़ के छेद में। नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति कलगी होती है। नर मोनाल के सिर पे क्या होती है? कलगी होती है, मोर के जैसे होती है ना। मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है। मोनाल का प्रिय भोजन जो होता है आलू की फसल होती है। मोनाल का प्रिय भोजन आलू की फसल होती है। हिमालयी पक्षियों का सिरमौर कहे जाने वाले मोनाल को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया। किसके तहत? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोनाल को भी संरक्षित किया गया। सर्वाधिक मात्रा में मोनाल केदार घाटी में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मोनाल कहाँ पाए जाते हैं? केदार घाटी में। राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई और 2008 तक राज्य में कितने 919 मोनालों की संख्या कितनी थी? 919। कब थी? 2008 में जब गणना कराई गई थी तब। इसके बाद है राज्य तितली यानी वूली वेंडेड पीकॉक, जिसका नाम है, ये है वो तितली। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया था। उत्तराखंड की राज्य तितली का संशोधित नाम है वूली वेंडेड पीकॉक और वूली वेंडेड पीकॉक का वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो पॉलिक्टर। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? पेपिलियो पॉलिक्टर। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया। कब खोला गया? 2016 में। और कहाँ? देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया। उत्तराखंड राज्य का जो अब वाद्य यंत्र है वो है ढोल। ये तो सबने देखा होगा, सबके घर में शादी में ये इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी उत्सव हो घर में तो इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया। ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको तांबे, पीतल व चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। इसे मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। आपने सुना होगा कि घर वाले बोलते हैं मंगल कार्य हो रहा है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मंगल वाद्य। क्योंकि ये कोई भी अगर घर में मंगल कार्य होता है तो इसका इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। आपने देखा होगा अपने घर में, तो इसलिए इसे मंगलवाद्य भी कहा जाता है। ढोल से नौबत या निमती, रहमानी, बड़े आदि ताले बजाई जाती हैं। ये ताले हैं, मतलब जो भी इससे बजाया जाता है इनके नाम है ये नौबत या निमती, रहमानी, बड़े, ये सब ताले हैं। उसके बाद बात करते हैं नौबत। नौबत जो है ये ताल हैं, ये प्रातःकाल में ओजी जाति के लोग बजाते हैं। लोग 22 पड़ताल बजाते हैं। नौबत प्रातःकाल में ओजी जाति के जो लोग हैं 22 पड़ताल बजाते हैं। नौबत जो है अत्यंत प्राचीनतम ताल है, मतलब काफ़ी पुरानी ताल है, जिसे रात्रि के अंतिम पहर में मंगल उत्सव में बजाया जाता है। रात्रि के अंतिम पहर में इसको बजाया जाता है मंगल उत्सव में। पर्वतीय क्षेत्र में जब बारात पहाड़ी मार्ग से जाती है तब रहमानी ताल बजाई जाती है। हाँ देखिए, बारात जब पहाड़ी मार्गों में जाती है तो कौन सी ताल बजाई जाती है? रहमानी ताल बजाई जाती है। और प्रत्येक शुभ कार्य को प्रारंभ करते समय बड़े ताल की प्रस्तुति दी जाती है। हर काम को, शुभ कार्य को शुरू करने से पहले कौन सी ताल बजाई जाती है? बड़े ताल। राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता हैं उत्तम दास जी। ढोल, दमाऊ वाद्य यंत्र साथ साथ बजाए जाते हैं। ढोल और दमाऊ जो हैं ये दोनों साथ साथ बजाए जाते हैं। ढोल सागर पुस्तक में ढोल से संबंधित संगीत विद्या का वर्णन है जिसकी मूल शब्दावली संस्कृत भाषा में है। ढोल सागर पुस्तक में ढोल से संबंधित संगीत विद्या है और उसकी शब्दावली, मतलब वो किताब संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ढोल सागर में ढोल वादन की 4 प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी हैं? अमृत, सिंधु, राजी, महायानी। किसी देवता के रौद्र रूप को अभिव्यक्त करने के लिए ध्वेल, घुयाल ताल बजाई जाती है। कौन कौन किस चीज़ के लिए? देवता के रौद्र रूप को अभिव्यक्त करने के लिए ध्वेल या घुयाल ताल बजाई जाती है, जैसे नरसिंह भगवान की उपासना एवं काली माँ के रौद्र रूप की अभिव्यक्ति। आईने अकबरी में ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है। आईने अकबरी क्या है? ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसके बारे में बताएं, कमेंट करके बताएं कि आईने अकबरी क्या है। उत्तराखंड अन्य प्रतीक, यानी उत्तराखंड के अन्य प्रतीक। उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो है फुटबॉल। इसे 11 अगस्त 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? फुटबॉल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा है हिंदी और दूसरी राजभाषा है संस्कृत। पहली राजभाषा है हिंदी और दूसरी कौन सी है? संस्कृत। उत्तराखंड एकमात्र राज्य है जिसकी दूसरी राजभाषा है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत अब विलुप्त ही हो गई है, काफ़ी कम हो गई है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है संस्कृत, तो हमें इसे सीखना चाहिए। संस्कृत को 7 जनवरी 2010 में राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्ह और प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब किया गया था? ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था, 2001 में इनका निर्धारण किया गया था। तो आज के इस वीडियो में हमने सभी प्रतीक चिन्हों के बारे में जाना, जितने भी प्रतीक चिन्ह थे उनके बारे में जाना, और हमने ये जाना कि उत्तराखंड राज्य कब बना, कैसे बना, किससे अलग हुआ था। हमने सभी राज्य प्रतीक चिन्हों को जाना और उनकी विशेषताओं के बारे में जाना। तो अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, और आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की जो चैनल है, चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज के लिए थैंक यू।